पैसा, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, हर किसी के लिए पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चाहे कोई कितना भी कह ले कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट या मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट एट द एंड ऑफ द डे मनी कैन सॉल्व 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम। इसलिए पैसा जरूरी है। एंड आज की वीडियो हमारी दूसरी वीडियो से अलग है बिकॉज आज हम प्रेजेंटेशन यूज करके मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ द मनी फ्लोज इन अ कंपनी। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझनी हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जब उसमें फंडिंग मिलती है उस कंपनी को और उसके जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं, ये जो पूरा होल साइकिल अगर आपको नहीं पता कि मनी कैसे फ्लो करता है किसी कंपनी में, तो शायद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगा एंड उसकी मदद से आज हम ये टॉपिक सीखने वाले हैं। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं पहला स्टेप कि कैसे कोई कंपनी स्टार्ट होती है। तो पहले कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें या तो आपको अपना पैसा डालना पड़ता है या फिर वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है या फिर आप किसी इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनसे पैसा उठाते हैं बाय गिविंग इक्विटी इन योर कंपनी। मतलब जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि वहां के जो कंटेस्टेंट जब वो आते थे जजेस के सामने तो वो अपना बिजनेस प्रपोजल लेके आते थे, वो अपनी कंपनी में इक्विटी ऑफर करते थे, स्टेक ऑफर करते थे, उसके बदले में शार्क इन्वेस्टर जो थे वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। तो आप तीन तरीके से ऐसे पैसा रेज कर सकते हैं। अपना पैसा डाल सकते हैं किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, आप बैंक से लोन ले सकते हैं जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड थर्ड कि आप किसी इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकते हैं जिसके लिए आपको उसको अपनी कंपनी में स्टेक देना पड़ेगा। सो ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ ये एक टिपिकल कंपनी की हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अगर आपने पहले स्टेप में पैसा रेज कर लिया, चाहे वो तीनों मेथड्स में कोई भी मेथड था, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट चाहिए। आपके पास ऑफिस चाहिए, मे बी आपको मशीनरी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको लैपटॉप, ये सब बेसिक आईटी इक्विपमेंट चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। एंड इन्हीं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स होते हैं, मतलब आप इनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एसेट्स हैं ये लंबे समय के लिए होते हैं। अगर आपने एक बार ऑफिस सेटअप कर लिया तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो बहुत सालों तक चलेगा। आपने कोई व्हीकल खरीदा तो वो भी काफी सालों तक चलता है। आपने कोई लैपटॉप खरीदा अपने ऑफिस वर्क के लिए तो वो भी काफी सालों तक चलता है। तो आप उस पैसे से फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं एंड जो बेसिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी कंपनी के, कि उन्हीं को यूज करके आप वो कंपनी से रेवेन्यू कमाएंगे या आप अपना वो बिजनेस खड़ा करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। आपने पैसा रेस किया, फर्स्ट स्टेप, उस पैसे से आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे ताकि आप कंपनी को स्टार्ट कर सके। थर्ड स्टेप, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स थे उन्हीं एसेट्स को यूज करके अब आप इन्वेंट्री प्रोड्यूस करेंगे, मतलब गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि आप एज ए इन्वेंट्री भी स्टोर करेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं मैं, तो अगर आपने जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो आपने जेठालाल का गोडाउन भी काफी बार देखा होगा। तो गोडाउन में आपने देखे होंगे कि वहां पे टीवी के, वॉशिंग मशीन के, रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं। तो वो बेसिकली इन्वेंट्री है। तो जो कंपनीज हैं, आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट करी, वो कोई गुड, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाएगी, कोई सर्विस प्रोड्यूस करेगी, एंड जो भी वो गुड्स होंगे उसको एज ए इन्वेंट्री स्टोर किया जाता है। तो इन्वेंट्री कुछ नहीं है बल्कि एक फिनिश गुड्स है जो कि कंपनी एज अ बैकअप के लिए स्टोर करती है। एंड इन्वेंट्री इसलिए प्रोड्यूस की जाती है ताकि एक सेफ्टी बफर है। एंड सेफ्टी बफर इसलिए मेंटेन करना जरूरी है बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो आपके पास वो प्रोडक्शन नहीं होगी या फिर आपके पास वो स्टोरेज नहीं है ताकि आप उन प्रोडक्ट को बेच सके। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका डेली का 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बिकता है एंड किसी दिन हॉलीडे थी या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन था एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पास 2 लाख रुपए का ऑर्डर आ जाता है। तो क्योंकि आपने इन्वेंट्री स्टोर नहीं की हुई, आपके पास बैकअप में सामान नहीं है, आप जितना बनाते थे उतना आप बेचते थे डे टू डे बेसिस पे, बट आपने कभी एडिशनल बफर नहीं रखा, इन्वेंट्री नहीं रखी, तो आप वो फिर एडिशनल 1 लाख रुपए लॉस कर जाएंगे बिकॉज आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है वो सामान बेचने की। इसलिए सेफ्टी बफर या इन्वेंट्री इसलिए रखी जाती है ताकि हमारे पास एक सेफ्टी बफर है। एंड जो भी आपकी इन्वेंट्री है, आपके जो गुड्स हैं, आप उनको कुछ गुड्स को आप कैश पे बेचते हैं। जैसे जेठालाल की दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो वो मोबाइल फोन या फिर टीवी जब खरीदते हैं तो वो कैश पे खरीदते हैं। एंड काफी बार ये होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपको क्रेडिट पे, मतलब किसी को उधार पे देनी पड़ती है।
जैसे जेठालाल की दुकान पे कभी कभी बबीता जी भी आ जाते हैं, तो जेठालाल पैसे उनसे नहीं लेता, तो वो क्या कहता है कि आप बाद में दे देना, तो वो काइंड ऑफ अ क्रेडिट, उधार पे उनको पैसे दे रहा है, मोबाइल दे रहा है या फिर प्रोडक्ट दे रहा है, और वो बाद में उनसे पैसे ले लेगा। तो आपकी जो कुछ गुड्स हैं या फिर इन्वेंट्री है, वो कुछ कैश में बेची जाती है, लोग आपको तुरंत पैसे पे कर देते हैं, एंड कुछ लोग आपसे उधार पे वो सामान लेके जाते हैं ताकि वो आपको बाद में पे कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट। एंड जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, बिकॉज अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब आपको पैसा आना बाकी है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचें, अगर कुछ पैसा आपको कैश तुरंत मिल जाता है तो वो कैश मतलब सेल हो गई, बट कुछ सेल अगर आपको बाद में उसका पैसा आएगा, आपने क्रेडिट पे बेचा, तो आप उसको अकाउंट्स रिसीवेबल में शो करते हैं। एंड कुछ सामान जो आप क्रेडिट पे बेचते हैं उसको आपको अकाउंट्स रिसीवेबल में आपको शो करना पड़ता है। तो बेसिकली अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब यही है कि जो आपका सामान बिका उसका पैसा आपको कुछ दिनों बाद आएगा, कुछ महीनों बाद आएगा। अब 7th पॉइंट पे आते हैं, तो ये हम बेसिकली फ्लो देख रहे हैं कि कैसे कंपनी में पैसा फ्लो करता है। तो जो भी आपके पास कैश सेल हुई, मतलब आपको पैसा आया, या मे बी अकाउंट्स रिसीवेबल से भी जो कुछ महीनों बाद आपके पास पैसा आया, जो आपने प्रोडक्ट बेच दिया, तो जो आपके पास पैसा आया आप उसको वापस प्रोडक्शन में डालते हैं, बिकॉज आपको वो चर्न रेट या फिर वो साइकिल कंप्लीट करना ही है कि आपको फिर अगेन रॉ मटेरियल चाहिए होंगे ताकि आप बहुत और ज्यादा इन्वेंट्री क्रिएट कर सके। तो आपको कुछ पैसा अगेन प्रोडक्शन में डालना पड़ता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते थे, जो भी आप बेचते थे, वो साइकिल में दोबारा आपको रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, आपको सैलरीज देने के लिए चाहिए होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता होगा, आपको मशीनों की देखरेख करनी पड़ती होगी। तो वो आपको प्रोडक्शन में पैसा दोबारा डालना पड़ता है ताकि आप और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर पाए, गुड्स क्रिएट कर पाए, और आप और ज्यादा इन्वेंट्री क्रिएट कर पाए। तो आपका जो सेल हुई उसमें से कुछ पैसा आपका सेम प्रोडक्शन पे वापस चले जाता है, एंड कुछ पैसा अगेन आपको और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मे बी आप कुछ नए मशीनरी सेटअप करना चाहते थे, या मे बी एक और फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे, तो आपको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं कैपेक्स। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज इतने हजार करोड़ का कैपेक्स करती हैं, जिसका बेसिकली मतलब यही होता है कि जो उनके पास पैसा आया सेल का, वो अब वो पैसे से कुछ नई मशीनरी सेटअप करना चाहते हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे फ्यूचर में उनकी जो प्रोडक्शन है और अल्टीमेटली प्रोडक्शन से इन्वेंट्री क्रिएट होती है, तो वो प्रोडक्शन और ज्यादा फ्यूचर में बढ़ेगी, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मे बी पहले जो उनके पास एक फैक्ट्री थी, अब उनको एक की जगह एक और एडिशनल फैक्ट्री चाहिए। तो वो जो फैक्ट्री सेटअप करने की कॉस्ट आएगी, मशीनरी की, टेक्नोलॉजी की, जो पूरा लैंड खरीदने की कॉस्ट आएगी, वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं कैपेक्स। बिल्डिंग ऑफिस बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। एंड आपका जो कुछ पैसा बचा सेल का, अगर आप प्रॉफिटेबल है, तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट को भी कुछ शगुन में आपको चढ़ावा देना पड़ता है, जिसको एज अ टैक्स हम बोलते हैं। तो कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ता है। एंड अगर उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, ऑब्वियसली बचेगा ही, बिकॉज आपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, तो लास्ट में जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा, ये सब कुछ हटा हटा के, तो आपको जो आपने लोन लिया था इनिशियली, अगर आपने फर्स्ट स्टेप में जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा वो लोन की फॉर्म में लिया था, तो आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या फिर अगर आपने पब्लिकली वो पैसा रेस किया थ्रू आईपीओ, या फिर अपने इन्वेस्टर से पैसा रेस किया, तो आपको अपने जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर उनको देना पड़ेगा, जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं। तो डिविडेंड्स देने पड़ेंगे, या फिर मे बी आप उस जो नेट प्रॉफिट है उसको अगले साल के लिए आप रख लेंगे अपनी कंपनी में ही, जिसको रिजर्व के फॉर्म में आप नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, तो उसको रिजर्व में डाल सकते हैं। तो इधर आपको लोन्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो आपके पास लास्ट में पैसा बचता है, आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, या फिर आप नेक्स्ट ईयर उस पैसे को यूज कर सकते हैं कंपनी के नेक्स्ट ईयर में खर्चा करने के लिए, जिसको आप रिजर्व की फॉर्म में एज अ स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने सारे जो 10 पॉइंटर्स पढ़े, इसको अगर मैं ये चार्ट की फॉर्म में आपको समझाऊं, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कैपिटल, या फिर आप लोन लेते हैं। तो आपने पहले स्टेप में पैसा रेस कर लिया, अपना पैसा लगाया, लोन लिया, या फिर शेयर होल्डर से रेस कर लिया, तो आपके पास जो कैश डिपॉजिट्स आगे, आप ये अब ये सेकंड देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल नंबर 2। तो उस इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल से जो आपके पास पैसा आया, आप उससे फिक्स्ड एसेट्स बाय करेंगे, लैंड, आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप कुछ मशीनरी खरीदेंगे, जो भी करेंगे, बेसिक आपके फिक्स्ड एसेट्स जो काफी लंबे समय के लिए आपके साथ रहेंगे, एंड उन फिक्स्ड एसेट्स को यूज करके आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो उन फिक्स्ड एसेट से आप नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पे, बॉटम लेफ्ट पे,
कि आप उससे कुछ प्रोडक्शन करेंगे एंड आपने कोई चीज बनाई, आपने कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, टूथपेस्ट या फिर सोप या कुछ भी, तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसकी आप इन्वेंट्री स्टोर करेंगे, बिकॉज एक बफर होना जरूरी है। एंड उस इन्वेंट्री से आप फिर फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं कि कुछ कैश की सेल्स होंगी, मतलब आपने प्रोडक्ट बेचा तो आपको हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा, जो अगेन कैश डिपॉजिट्स में चला जाएगा ऊपर, फोर्थ। एंड फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कुछ जो आपकी सेल्स होंगी इन्वेंट्री की, वो होंगी क्रेडिट सेल्स, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब आपका कुछ पैसा, लोग प्रोडक्ट आपसे ले जाएंगे, आपका वो पैसा मतलब प्रोडक्ट बिक भी जाएगा, बट जो उसका पैसा है वो आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल से आपका फिर काम हो जाता है कि आपको कुछ महीनों बाद उनसे वापस पेमेंट वापस लेनी है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन, मतलब आपको पेमेंट उनसे कलेक्ट करनी है। एंड ये हो गया सिक्स पॉइंट, तो वो भी अल्टीमेटली कैश डिपॉजिट्स में जाएगा। एंड वो जो कैश डिपॉजिट्स आपके पास आ रहा है वापस, हमने देखा था कि सेवन पॉइंट आपको प्रोडक्शन में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको रॉ मटेरियल अगेन बाय करनी है, लोगों की सैलरी देनी है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसको दोबारा प्रोड्यूस करते रहे। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार पैसे लगाया और एक बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, वो एक साइकिल है, आप पैसा डालते जाएंगे, आप और क्वांटिटी में गुड्स अपने प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो जो कैश डिपॉजिट्स आया, उस सेवन पॉइंट आप देख सकते हैं, री इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन। तो आपको फिर प्रोडक्शन में वो पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे और इन्वेंट्री क्रिएट होगी, और ये जो फोर फाइव सिक्स जो पॉइंटर्स हैं ये अगेन रिपीट होंगे। एंड जो कुछ आपके पास पैसा आया कैश डिपॉजिट से, वो प्रोडक्शन में री इन्वेस्ट करने के बाद आपको उनसे कुछ एसेट्स भी खरीदने पड़ेंगे। मे बी आपका अब एक फैक्ट्री से काम नहीं चल रहा, आपको एक और एडिशनल फैक्ट्री खरीदनी है, या फिर मतलब सेटअप करनी है, तो आपको अपने एसेट्स भी और बाय करने पड़ेंगे, आपको बिल्डिंग दोबारा या लैंड दोबारा खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीनरी कहीं फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, R&D में जो भी करना पड़ेगा, तो वो आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो अगेन आपके वो फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं। तो री इन्वेस्ट इन एसेट्स वो 8 पॉइंट आ गया, और उन एसेट्स को यूज करके अगेन आप प्रोडक्शन करेंगे, और फिर वो इन्वेंट्री, और फिर वो 4 5 6 7 वो साइकिल फिर चलता रहेगा। एंड आप जो आपके पास कैश डिपॉजिट्स आए, आप नाइन्थ उधर लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे देख सकते हैं, नाइन्थ से टैक्सेस। तो आपके पास जो एडिशनल कैश आ रहा था, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आपको गवर्नमेंट को भी चंदा देना पड़ता है, जिसको टैक्सेस की फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना है या फिर काउंट करना है। एंड लास्ट पॉइंट, टेंथ से जो भी आपके पास और भी एडिशनल पैसा बच गया आपके नेट प्रॉफिट में, आपको या तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप में लोन लिया था बैंक से, तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने अगर शेयर होल्डर से पैसा लिया है, किसी से पैसा रेज किया, तो आपको उसको जो प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट देना पड़ेगा, जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है कि कैसे किसी कंपनी में पैसा फ्लो करता है। एंड अगर आपको ये प्रोसेस आता होगा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली समझ पाएंगे। एंड जिसके लिए हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हुई है, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमारी 3 वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। एंड नेक्स्ट वीक में जो अगेन ये पीपीटी के फॉर्म में आपको कुछ समझाने वाला हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं। तो आप पहले ये बेसिक्स अपने क्लियर करके आइएगा, ये तीनों वीडियो जरूर देखिएगा, एंड फिर नेक्स्ट जो वीक में जो मेरी वीडियो होगी, उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक एग्जांपल की फॉर्म में इजीली समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके कोई डाउट्स हैं या आपके कुछ व्यूज हैं तो जरूर कमेंट करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम, अगर आपको ये वीडियो फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो हम आगे भी आपको पीपीटी की फॉर्म में भी ऐसे समझा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।